नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। बिहार में चमकी बुखार बीता, सूखा आया, बाढ़ आ ही चुकी है। राहत के कार्यों में मुश्किलें हैं, लेकिन राजनीति खुद को फलते फूलते देख रही है। इसी कारण दो गठबंधन के दोस्तों में दरारें भी दिखने लगती हैं। विचारों की भिन्नता है, लेकिन सत्ता का स्वाद साथ साथ चाहिए। आगे सत्ता का रास्ता बना रहे, इसलिए नीतियां बदलती भी दिखती हैं। विचारों की भिन्नता दिखाई जाती है ताकि दूसरे सहयोगी को अपनी अहमियत बता दिया जाए। बहरहाल बीजेपी की दोस्त जेडीयू ने 3 तलाक बिल का विरोध किया है। ये सबको मालूम है कि कई अन्य मुद्दों पर भी वो बीजेपी की विचारधारा से भिन्न राय रखते हैं। बात इतनी नहीं है, बात इससे थोड़ा आगे है। हाल के कुछ दिनों में जेडीयू और बीजेपी के बीच तनातनी बढ़ी है और ये किसी से छिपा नहीं, ये भी छिपा नहीं कि मांझी से नीतीश की थोड़ी नजदीकियां भी हाल के दिनों में बढ़ी थी। हमारी चर्चा के विषय इससे भी थोड़ा आगे है। क्या जब 20 इस्लामिक राष्ट्र 3 तलाक को खारिज कर सकते हैं, तो क्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भारत को इस ओर नहीं सोचना चाहिए? क्या हिंदुस्तान की बेटियों को जेंडर जस्टिस नहीं मिलनी चाहिए? क्या 3 तलाक पर कानून गैर वाजिब है? ये ऐसे सवाल है जिन पर हम आज मुकम्मल जवाब ढूंढना चाहते हैं। हम दलों के विचारों से परे उस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं जिसमें न्याय की जीत हो। उत्पीड़न अगर है तो उसका खात्मा भी होना ही चाहिए। बहरहाल हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले 3 तलाक बिल से जुड़ी खबरें देख लेते हैं। लोकसभा में तीसरी बार 3 तलाक बिल पेश किया गया। इस दौरान कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सरकार की तरफ से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 तलाक को असंवैधानिक करार दिया है। छोटी छोटी बातों पर 3 तलाक दिया जाता है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बहनों को ऐसे हम नहीं छोड़ सकते। वहीं इससे पहले कांग्रेस ने बिल को पढ़ने के लिए और वक्त मांगा है। कांग्रेस ने कहा कि जल्दबाजी में बिल लाना ठीक नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि बिल का मौजूदा स्वरूप अच्छा नहीं है। वहीं लोकसभा में 3 तलाक बिल पास होने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाएगा। बता दें कि विधेयक में एक साथ 3 तलाक देने को अपराध करार दिया गया है। साथ ही दोषी को जेल की सजा सुनाए जाने का भी प्रावधान रखा गया है। इससे पहले मोदी सरकार ने पिछली बार इस बिल को लोकसभा में पास करा लिया था। इसके बाद इसे राज्यसभा भेजा गया, लेकिन राज्यसभा में अल्पमत होने की वजह से यह बिल केंद्र सरकार पारित नहीं करा पाई। विपक्षी पार्टियों ने इस बिल को वापस सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की थी। हालांकि इस मांग को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया था। उधर जेडीयू बिल पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लेगा। उसने विरोध में वॉकआउट किया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 3 तलाक बिल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि इसको लेकर न्यायाधीशों का क्या कहना था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 फैसला दिया। एक फैसला दिया जस्टिस नारीमन और जस्टिस ललित ने। उन्होंने कहा ट्रिपल तलाक इज आर्बिट्ररी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, देयरफॉर इज इनवैलिड। उन्होंने उनको ये कहा। दूसरे जज थे माननीय जस्टिस कुरियन। उन्होंने कहा कि 3 तलाक कुरान शरीफ में उससे गलत बताया गया है। तो व्हाट इज नॉट राइट इन द शरिया कैन बी राइट इन लॉ, इसलिए उसको उन्होंने गलत पाया। 2 जज माननीय मुख्य न्यायाधीश तत्कालीन श्री खेयर और जस्टिस नजीर ने यह पाया कि यह शरिया का इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन इस पर कानून बनना चाहिए। और उन्होंने अपने निर्णय में दुनिया के लगभग 20 इस्लामिक देशों का भी विस्तार से देखा जहां शरिया को बदला गया है। 3 तलाक को बदला गया है, तलाक बिद्दत, जिसमें पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, ट्यूनीशिया है, बाकी देश है। रविशंकर प्रसाद का कहना था कि कई इस्लामिक राष्ट्रों में 3 तलाक पर पाबंदी है, मगर हिंदुस्तान में इसका विरोध किया जा रहा है। जब उन्होंने कहा कि सदन को कानून बनाना चाहिए, तो उनकी टिप्पणी एक बात मैं आरंभ में कहना चाहता हूं। पारा 199 में, आई एम कोटिंग सर, we would therefore implore the legislature to bestow its thoughtful consideration to this issue of paramount importance, but also beseech different political parties
to keep their individual political gains apart while considering the necessary measures requiring legislation. सर, हमें लगा था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इतनी तल्ख टिप्पणी के बाद और कानून लाने के बाद यह मामला रुकेगा सर। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय संविधान का मूल मंत्र जेंडर जस्टिस है और बिना धर्म जाति पात के भेदभाव के हिंदुस्तान की बेटियों को न्याय मिलनी चाहिए। पहला सवाल है, अगर दुनिया के 20 से अधिक इस्लामिक मुल्कों ने 3 तलाक को नियंत्रित किया एक प्रकार और दूसरे प्रकार से, तो हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, ऐसा क्यों नहीं कर सकता? करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा संसद कानून बनाए, हम कानून बना करके आए तो कहा जाए इसका विरोध करें। भारत के संविधान का जो कोर फिलॉसफी है, जो मैं तीसरी बात कह रहा हूं सर, उसमें जेंडर जस्टिस, महिलाओं के साथ न्याय भारतीय संविधान का मूल दर्शन है। एक ये समझने की जरूरत है, वो चाहे किसी समाज के आते हो, उनका धर्म ईमान कुछ भी हो, हिंदुस्तान की बेटी हिंदुस्तान की बेटी है। 3 तलाक पर लोकसभा में मोदी सरकार के लाए गए बिल का जेडीयू ने जहां विरोध करने का फैसला लिया है, जेडीयू नेता महेश्वर हजारी ने साफ कहा कि जेडीयू 3 तलाक का विरोध कर रही है। वहीं बीजेपी नेता नितिन नवीन का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्टैंड पर कायम है। हम लोगों का स्टैंड साफ साफ है। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का स्पष्ट स्टैंड है। 3 तलाक के पक्ष में हम लोग नहीं है। यदि सदन में आती है बिल तो हम लोग उसके विरोध में रहेंगे। लोकसभा में आज 3 तलाक पर बिल आया है, लेकिन एनडीए का जो घटक है जेडीयू, उसने विरोध करने का फैसला लिया है। मेरे साथ बीजेपी के विधायक और नेता नितिन नवीन हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे आखिर क्या हो रहा है, आखिर आपका सहयोगी इस पर एक मत क्यों नहीं है? भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से समाज के उस मुस्लिम समाज की उस वंचित महिलाओं जिनको न्याय नहीं मिल पाया था पिछले 60 सालों में, उनको न्याय दिलाने में आगे बढ़कर काम कर रही है। आज मुस्लिम समाज की महिलाओं का बहुत जबरदस्त समर्थन मिला है इस विषय पर। लेकिन जेडीयू अलग है ना, ठीक है। मैं स्पष्ट रूप से कि भारतीय जनता पार्टी को उसका समर्थन मिला है, एनडीए को समर्थन मिला है। भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर आगे बढ़ रही है। जेडीयू का स्टैंड जो है गठबंधन धर्म के रूप है, वो बेहतर बता पाएंगे। हम लोग का स्टैंड स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर आगे बढ़ रही है। तो ये बीजेपी के विधायक के नितिन नवीन थे। इन्होंने साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी यह सोचती है कि कौन मेरे साथ है कौन नहीं, यह नहीं सोचती। सोचती यह है कि जिनके लिए काम किया जा रहा है उनके लिए कितना अच्छा और उनके लिए कितनी खुशखबरी भरी खबर है। सहयोगी महू आलम के साथ समय के लिए पटना से रंजन कुमार मंगलम। एक सामाजिक मुद्दे पर अलग अलग राय, अलग अलग विचार हो सकते हैं, पर जहां न्याय दिलाने की बात हो वहां पर विरोध की वजह क्या है समझने की कोशिश करते हैं। हमारे इस वक्त पटना स्टूडियो में कई खास मेहमान मौजूद हैं। अंजुम आरा, आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं जेडीयू की, आपका बहुत स्वागत है। मधु मंजरी, आप राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से हैं, आपका बहुत स्वागत है। और डॉक्टर संजय कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। विरोध की वजह क्या है और क्यों है अंजुम आरा जी आपकी पार्टी का? क्योंकि ये तो एक अच्छा फैसला होगा यदि किसी तरह के अन्याय पर यदि हम रोक लगाते हैं तो। संजय जी, ये आपको भी जानकारी है और हम सब लोग जानते हैं कि इस मुद्दे पे जो विवादास्पद मुद्दे, डिस्प्यूटेड जो इश्यूज रहे हैं, वो आर्टिकल 370 हो या 35A हो या ट्रिपल तलाक जो इश्यूज है, उस पे हमारे विचार जो है वो अलग रहे हैं। और वो स्टैंड आज भी हमारा वो क्लियर है कि हम उस पे हमारी सहमति नहीं है। लेकिन आपका कहना है कि अगर सुधार रिफॉर्म होता है तो आपको क्या आपत्ति है? लेकिन हमारी जो चिंता का विषय है कि वो सुधार होना चाहिए। जो स्वरूप है, मौजूदा जो बिल है उसका जो स्वरूप है, उस स्वरूप को देखने से स्पष्ट होता है कि जो कुरान में तरीके हैं तलाक को लेकर के, वो अनकुरानिक, बिल में अनकुरानिक है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूं कि अगर अमेंडमेंट करना है, रिफॉर्म करना है, सुधार करना है किसी भी शरिया एक्ट में या किसी भी पर्सनल लॉ में, तो मुझे ये हमारे दल का यह स्पष्ट मानना है कि उस समाज के अपने एक्सपर्ट होते हैं, जूरिस्ट होते हैं, जिसे विधिवेत्ता कहते हैं, शिक्षाविद कहते हैं, उलमाए दीन है। अगर हम शरीयत एक्ट में अमेंडमेंट की बात करें तो सो मेनी एक्सपर्ट हमारे हैं जो बहुत ज्यादा जानकारी इन बातों की रखते हैं। लेकिन खेद और दुखद बात, सबसे बड़ी बात इस बिल की ये है
कि ये जो बिल लाया गया उसमें किसी भी एक्सपर्ट का राय या उनका इन्वॉल्वमेंट हम लोगों को नहीं प्रतीत हुआ और नहीं दिखा कि उनका राय रहा है। और मैं पर्सनली अगर मैं कहूं, अगर अपनी पार्टी से हट करके, क्योंकि आपने कहा कि दल से ऊपर उठ करके अगर हम बात करें, एक रिफॉर्म हो रहा है, तो मैं अगर मेरा अपने व्यक्तिगत आप राय लेंगे तो मैं भी इससे व्यक्तिगत रूप से डिफर करती हूं, क्योंकि मैं भी पेशे से कानून की मैं जानकार रही हुई हूं। कानून में नो डाउट कि कानून में जो एट अ टाइम ट्रिपल तलाक है उसको तलाकुल बिद्दत यानी कि वो तलाक, गलत तलाक तरीका बताया गया है। तलाकुल सुन्नत और तलाकुल अहसन, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ टू प्रोनाउंस द तलाक, और या फिर मैं कहूंगी वो कुरानिक ढंग से होगा। तो हमें ये लगता है कि इस इशू पे, इस रिफॉर्म पे, इस बिल पे इस समुदाय के जूरिस्ट को, शिक्षाविद को या एक्सपर्ट का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, ताकि जो कुरान की फिलॉसफी है वो फिलॉसफी अनछुआ न रह जाए। तो हमारा जो रिफॉर्म है कि रिफॉर्म में हमारा कहीं है नहीं, हम उसके साथ हैं, लेकिन इसमें आपसे एक और प्रश्न का उत्तर चाहता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आप तो स्वयं पढ़ी लिखी हैं और अधिवक्ता भी हैं, कानून की जानकारी भी आप बेहतर रखती होंगी, हम लोगों से तो बेहतर रखती ही होंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है, तो उस क्षेत्र में आपका दखल है। क्या एक एक उत्तर दीजिएगा छोटा छोटा, क्या 3 तलाक कुरान में एट ए टाइम कहीं मेंशन है? बिल्कुल। देखिए, नहीं, इसको तलाकुल बिद्दत कहा गया, दैट मीन्स की वो जहां तक हम लेमैन में गलत रूप है तलाकुल बिद्दत, दैट मीन्स की इनवैलिड वे, इनवैलिड नहीं वे है, नहीं है। अब 3 तलाक का प्रावधान क्या है पाक कुरान में? आपने 3 इद्दत की बात की। जिस तरह निकाह में गवाह के सामने निकाह होता है, उसी तरह तलाक भी यदि आप पहला भी बोलते हैं तो उस वक्त भी आप गवाह की मौजूदगी में बोलेंगे। उसके बाद एक पीरियड, सर्टेन पीरियड फिक्स किया जाता है 30 दिन का के आसपास का। फिर उसके बाद दूसरी तलाक बोलने का समय दिया जाता है। फिर एक इद्दत के बाद तीसरी तलाक आप बोलते हैं, उसमें फिर कई सब क्लॉजेज भी जुड़े हुए हैं जो इस्लामिक है, जो कुरान का आदेश है, निर्देश है, पहला। दूसरा कि पाक कुरान के मुताबिक तलाक एक तो अपने आप में अल्लाह का सबसे नापसंद अमल है, हमसे बेहतर आप जानती होंगी। जब कोई एक चीज इतना गैर इस्लामिक है, बिल्कुल, उसमें जब हम जैसा लेमैन भी समझ सकता है, तो उसमें अलग से एक्सपर्ट बिठाकर हम इसमें टाइम कितना बर्बाद करें? और क्योंकि जब हम जैसे लोग इस बात से सहमत है कि जेंडर जस्टिस मिलना चाहिए, तो मेरे ख्याल से उस बिल का विरोध सिर्फ इसलिए करना कि उसमें जो क्लॉजेज है, तो क्लॉजेज क्या गलत है? जो चीज गलत है वो गलत है, और यदि आप गलत करते हैं तो उसका एक पनिशमेंट होता है। हिंदुओं में भी यदि आप तलाक का जो प्रावधान दिया गया थ्रू कोर्ट है, इसलिए मामला सिविल हो जाता है। लेकिन अचानक यदि कोई किसी का मर्डर करता है तो फौजदारी होता है ना, तो किसी की जिंदगी की हत्या ही तो है ये एक समय में 3 तलाक बोलना। हाँ, मैं आपको उत्तर चाहता हूं। देखिए, हमारे मुल्क में पर्सनल लॉ जो है, पर्सनल लॉ में डिवोर्स जो विषय है वो हमारे पर्सनल लॉ में है जी। और इंडियन पेनल कोड में वो क्रिमिनलाइज जो चीजें हैं वो इंडियन पेनल कोड में, इसको संजय जी समझना होगा, 2 अलग चीजें हैं। आप मर्डर से डिवोर्स को नहीं ले सकते क्योंकि उसके लिए पर्सनल लॉ, उसके लिए शरिया एक्ट है, आप इंडियन पेनल कोड को टैग नहीं कर सकते हैं। और रही बात रिफॉर्म की, तो हम लोग सब इस बात से सहमत हैं कि जो एट अ टाइम ट्रिपल तलाक दिया जाता है वो तलाकुल बिद्दत है, गलत है। जो कुरान में तलाक का तरीका है, तलाकुल सुन्नत, तलाकुल हसन, वो पार्लियामेंट हमारी उसको कोडिफाई कर देना सारी समस्या का निदान है, उसको कोडिफाई कर दिया जाए। चलिए, खैर, हम आपसे फिर चर्चा में शामिल होंगे। पिंक मधु मंजरी जी, क्या आपकी पार्टी की इसमें कोई अलग से राय बनती है, या आपको लगता है कि जो बिल आ रहा है वो सही है? नहीं, जैसे देखते हैं कि खास जेंडर के न्याय की बात होती है तो हमारी पार्टी जो है उस जेंडर के लिए खड़ी है। लेकिन एक बात है कि इस पे जब पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में इसका कुछ प्रावधान ही वो इस चीज को मानते ही नहीं है कि ये है, तो फिर इस पे एक पॉलिटिक्स करना ये चीज गलत है। और जहां की बात आती है मुस्लिम महिलाओं की, तो आप एक जेंडर की बात करते, एक सर्वे के हिसाब से
पूरे भारत के अंदर में करीब करीब 8 लाख महिलाएं जो हैं, हिंदू महिलाएं भी मतलब डिवोर्सी हैं, उनको हम छोड़ दिया गया है। तो जब बात उनके लिए आती है तो सबके लिए आनी चाहिए। फिर हिंदू महिलाओं के लिए क्यों नहीं आती आप? क्योंकि खास जेंडर की बात करते हैं। जब जेंडर की बात करते हैं तो आप मुस्लिम महिलाएं सिर्फ उसमें नहीं आती, उसमें हिंदू महिलाएं भी आती है। तो उनके लिए भी बात सोचना चाहिए और उनके लिए भी आगे आनी चाहिए और उनके लिए भी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। नहीं, देखिए, दो अलग अलग इशू है। और रही बात जेंडर इक्वालिटी की, संजय जी, जेंडर इक्वालिटी, मैं आपके पास आऊंगा रंजीत जी, मैं कुछ सवाल कर लूं इनसे। दुनिया का पहला वो मजहब है जिसने महिलाओं को अधिकार दिया, संपत्ति का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया। ठीक है, आप और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा लोगों को कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम और उनके अधिकार देते हो तो मैं तुम्हें जन्नत दूंगा। तो जेंडर इक्वालिटी तो मुझे लगता है कि इस्लाम से ज्यादा जेंडर इक्वालिटी को फोकस नहीं, उस पर तो विरोध नहीं कर रहा है। देखिए, इस्लाम के पेरीफेरी में जेंडर इक्वालिटी को क्वेश्चन मार्क मिस इंटरप्रिटेशन ना हो, क्योंकि यहाँ बौद्धिक चर्चा कर रहे हैं, यहाँ बौद्धिक चर्चा कर रहे हैं, तो किसी बात का मिस इंटरप्रिटेशन तो हम नहीं करना चाहेंगे। कुरान पाक में जो कहा गया है उस पर कहीं कोई विरोध है ही नहीं, और बहुत ही लिबरल बातें भी हैं और सामाजिक न्याय जैसी बातें भी हैं उसमें, जिसको कि सभी लोग को स्वीकारना भी चाहिए और उचित भी है। यहाँ सवाल दूसरा है, सवाल सिर्फ इतना सा है कि जिस 3 तलाक का जिक्र, मधु जी आप ही से आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ, तो सवाल सुन लीजिए। आप ही से, मैं चूंकि बीच में अंजुम जी ने कह दिया तो मुझे कुछ बोलना पड़ गया। आपने जो कहा, देखिए, हिंदू मुसलमान करके बात नहीं बांटनी चाहिए। पहला, जहां भी जो चीजें कुरीतियों के रूप में एग्जिस्ट कर रही है उसको दूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम हिंदुस्तान के नागरिक सब एक हैं, पहला। और उसमें हिंदुओं में भी पहले सती प्रथा थी, रोक लगाई गई, बाल विवाह पर रोक है, बाकायदा कानून है। तो हम क्या कुरीतियों को इस रूप में बहस करते रहे कि इस पर समय चाहिए और समय चाहिए? आज तक सती प्रथा चलती रहती इस देश में। जो चीजें गलत है जिसको खत्म करते जाएंगे तभी तो लिस्ट भी छोटी होगी। मधु मंजरी जी, संजय जी अभी मैंने कहा ना कि उसको कोडिफाई करने की जरूरत है, एक अवेयरनेस लाने की जरूरत है। मैं सवाल मधु से किया था, आपने कह दिया। जो तरीका है तलाक का, वो मंजरी जी से मेरा सवाल था, अनकुरानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एक अवेयरनेस की जरूरत। मैं इस पे बोलना चाहूंगी, जो हमारी पार्टी और हम इससे मानते हैं, तो महिलाओं के अधिकार की जब बात होती है तो मानते हैं, और इस चीज के लिए हम लोग सहमति हैं, क्योंकि बहुत सारे देशों ने, खासकर मुस्लिम कंट्री भी इस पे बैन हो गया और इस पे एक कानून बना है। तो इस कानून को बनाना चाहिए और महिलाओं के हक की बात होनी चाहिए। और एक और चीज देखेंगे कि इस कानून के बाद जो एक हलाला जैसे इनमें था कि हाँ कि एक पति ने छोड़ दिया, फिर वापस अपने पति के पास आना तो दूसरे के साथ आते, तो ये मानव को शर्मसार करने वाली जो थी, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि सती प्रथा बंद हुआ, बाल विवाह बंद हुआ, तो इस तरह से तो समय के हिसाब से बदलाव होना चाहिए। क्योंकि कोई भी नियम जो बनता है किसी भी धर्म में, हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी भी धर्म में हो, तो वो उस समय के हिसाब से, लेकिन जैसे जैसे समय चेंज होता है तो कानून में बदलाव होने चाहिए, मानसिकता में बदलाव होनी चाहिए, हमारे सोच में बदलाव होनी चाहिए, तब जाकर के हम इक्वालिटी की बात कर पाएंगे। ठीक। डॉक्टर संजय कुमार, दरअसल ये एक वो इशू है जो कि पॉलिटिकल नहीं है पर पॉलिटिकल होता जा रहा है, और जो होना नहीं चाहिए। जो गलत है वो गलत है। अब मुस्लिम फ्रेटर्निटी की ही बात करें तो शियाओं में एट ए टाइम 3 तलाक की प्रथा नहीं है, तो फिर उसमें यदि नहीं है इसका मतलब गलत है, और दूसरी बिरादरी में यदि है और उसको यदि हम किसी भी तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं तो वो भी उचित नहीं है। नहीं, मेरा मानना है कि सोशल रिफॉर्म्स जब भी होता है तो इस तरह के चैलेंजेज आते हैं उसके सामने, और वहां पर पॉलिटिकल बिल दिखाना पड़ता है। 2 तरह की बातें हैं। अंजुम जी कह रही थी कि इस्लामिक स्कॉलर की भी राय ली जानी चाहिए, इस्लामिक स्कॉलर के साथ भी डिस्कशन होनी चाहिए, और उसके बाद चीजों को तय करने की जरूरत है। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि मैं अपना पक्ष लॉ कमीशन के सामने रख चुका हूं कि मेरी क्या राय है ट्रिपल तलाक को लेकर के। ठीक है, मैं कहता हूं कि दोनों को अलग अलग करके हम लोग न देखें, चाहे वो इस्लामिक स्कॉलर का हम लोग राय लेने की बात करें या लॉ क्या परमिट करता है इसको हम लोग देख लें। बार बार आप भी बोल रहे हैं, ये भी बोल रही हैं कि ये कुरान में कहीं इस बात की चर्चा नहीं है और बिल्कुल ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं कहता हूं कि अगर कहीं से भी
किसी महिला को, हम लोग उसको मजहब से न जोड़ करके देखें, अगर वो प्रभावित रही हैं परंपराओं के नाम पर कि भाई ये परंपरा रही है और बस इस परंपरा को हमको माननी है, भले वो एक महिला जीवन भर वो उस पीड़ा से ग्रसित रहे, परेशान रहे, लेकिन चूंकि वो परंपरा है और वो परंपरा से जैसे ही हम थोड़ा भटकेंगे तो हो सकता है कि हमारा जो मजहब है वह उसकी इजाजत न दे। 21वीं सदी में थोड़ा हम लोगों को विल पावर को मजबूत होकर के थोड़ा तैयार होना होगा। एक दूसरी बात, ठीक बात है कि जब भी कोई बिल आएगा उसके पक्ष में वोट पड़े, विपक्ष में वोट पड़े, डिस्कशन तो होता है, पार्लियामेंट में राय ली जाती है और सब लोग अपनी अपना पक्ष रखते हैं कि इस बिल की क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं। खामियों पर भी हम लोग गौर करेंगे, ऐसी बात नहीं है। जैसे अंजुम जी की एक बात मुझे अच्छी लगी कि अगर कोई बिल आ रहा है और उसका क्या ये इफेक्ट होगा, अगर उसमें कोई पनिशमेंट जैसी बात बहुत होती है तो थोड़ा उस पर भी एनालाइज करने की जरूरत है कि क्या ट्रिपल तलाक बिल को एक्ट में बदलने के लिए ये पनिशमेंट जरूरी है। आपने देखा होगा बिहार में भी जब शराबबंदी लागू हुई थी और कुछ हार्ड जब एक्ट लाए गए थे तो इसकी चर्चा हुई थी, डिबेट में बातें आई थी और बाद में थोड़ा उसको लिबरल किया गया था। अगर इसमें भी कोई बातें आ रही हैं वैसी, तो मैं कहता हूं कि चर्चा होनी चाहिए और इसमें राय दी जानी चाहिए। नहीं, देखिए डॉक्टर साहब, इसमें क्या है, मैं आपको रोकते हुए एक सवाल है, मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूं। क्या है होगा? नहीं डॉक्टर साहब, जनता दल यूनाइटेड की आपत्ति क्या है? आपत्ति यह है कि 3 तलाक का अपराधीकरण होने के बाद पीड़ित महिलाओं की मुश्किलें बढ़ सकती है। ठीक, ये एक जो बॉटम लाइन इनका है वो ये है। अब सवाल ये उठता है साहब, मेंटेनेंस उसका एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। हाँ, कोई मेंटेनेंस वाला भी उसमें है। मेरा कहना है कि देखिए, आप यदि ऑप्शनल किसी चीज को छोड़ते हैं ना तो उससे सुधार होता नहीं है। आपको कहीं ना कहीं उस पर एक नकेल रखने की आवश्यकता भी होती है। मकसद क्या है कि कोई इसका बेजा इस्तेमाल ना करे और एक समय में 3 तलाक किसी भी अपनी पत्नी को 3 तलाक ना कहे। मकसद तो यह है। अब अपराधीकरण कहने के पीछे सोच ये भी हो सकती है कि आप यदि इसको सिंपल सामान्य तरीके से यदि कह देंगे और अगला यदि कोर्ट में गया और कोर्ट ने बोला ठीक है भाई चलो तो साथ रहो, आपस में मत करना, तो सर मिजाज लोगों का सबका एक जैसा अच्छा नहीं होता है। जो इस प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो बहुत दुष्ट भी होते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं अपराधीकरण कराना भी जरूरी होता है कभी कभी। क्या आपको लगता नहीं कि ये जरूरी है कि आप इसको जब तक अपराधीकरण नहीं घोषित करेंगे तब तक शायद सुधार ना हो? दोनों पक्ष इसके हैं। आपकी जहां चिंता है वह भी संभव है और जहां जेडीयू का एप्रीहेंशन है वह भी एक पक्ष है। क्योंकि जो सोसाइटी में लोग हैं वो ऐसा नहीं है कि जिन परिस्थितियों में इस तरह का सिचुएशन आता है और उसमें वो डॉक्टर साहब मैं रोक रहा हूं। हमारे साथ इस वक्त मुस्लिम महिला पर्सन लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर इस वक्त हमसे फोन लाइन पर जुड़ गई है। शाइस्ता जी नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है सहारा समय में। जी जी शुक्रिया, नमस्कार। 3 तलाक पर आपकी राय बहुत साफ है, तो क्या लगता है आपको कि जो मौजूदा प्रावधान है इस बिल का जी जी उसमें कुछ आपकी खास राय अलग से बनती है या वो सही है? देखिए, मेरा सिर्फ एक ही मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई थी और रविशंकर प्रसाद जी न्याय एवं कानून मंत्री जी से भी मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनको स्वागत भी किया उनके इस पहल का और इस क्रांतिकारी कदम का कि किसी भी राजनीतिक पार्टी ने महिलाओं के तलाक पे हो रहे इस तरह से अत्याचार पे, जो इस्लाम के कानून के खिलाफ भी था और मानव अधिकार के भी खिलाफ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया था कि ये कुरान शरीफ में और हदीस में प्रैक्टिस में नहीं है, तो ये क्यों यहाँ पर इसको बढ़ावा दिया जा रहा है? इसको रोका जाए और इसको रोक दिया जाए और इसे कानून बनना चाहिए। तो जब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले थे, उनको बताया था कि जिस तरह हिंदुस्तान में हिंदू मैरिज एक्ट है, क्रिमिनल ऑफेंस में न लेकर के सिविल ऑफेंस में लेकर के इसको कानून बनना चाहिए और कानून सख्त ऐसा होना चाहिए कि कानून का डर बने। क्योंकि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला इस्लाम की तारीख में जब इस तरह का तलाक के कानून का लोग गलत इस्तेमाल करने लगे थे तो 100 कोड़े मारते थे। अब आप समझ सकते हैं कि 100 कोड़े, यहाँ 1 कोड़े में तो आदमी दम दे देता है,
खाल खींच जाती है। और 100 कोड़े का कितना सख्त सजा हुई। तो यहाँ पे सजा इतनी सख्त भी ना हो कि लोग अपने बेटों की शादी ही करने से डरे, और ऐसी भी सख्त ना हो और ऐसी भी ढीली ना हो कि कानून का मजाक लोग आज जो मना नहीं तो रहे फिर हैं। बीच का रास्ता क्या हो? सवाल तो ये है ना शाइस्ता जी, क्योंकि 100 कोड़े जब लगते थे, 100 कोड़े हाँ। जब लगते थे तो जाहिर सी बात है इस तरह की तस्वीरें भी फिर सामने नहीं नजर आती थी। फिर तो तब बिल्कुल, तब हाँ, तब सही था, या अब हम इतना नरम कर ले कि इसको सिविल ऑफेंस मान के चलो अगर मामला अदालत में चलता रहेगा और पीड़ित जो और पीड़ित होती रहे। नहीं, सिविल ऑफिस में इस तरह से होना चाहिए कि उसको इतना पेनाल्टी भी हो, जुर्माना भी हो। पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट में जब आदेश है कि 3 तलाक जब हुआ ही नहीं, आपने 3 तलाक को 10 बार भी दिया हो, 100 बार भी दिया हो, तो तलाक हुआ नहीं। तो वो जब तलाक सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो गया कि 3 तलाक नहीं माना गया, तो वो हुआ ही नहीं। फिर आप मजिस्ट्रेट को चाहिए ही कि उन लोगों के बीच में इस तरह से समझौता और सुलह और पेनाल्टी का इतनी शर्तें रखे कि वो परिवार अपने आप मजबूर हो जाए जुड़ने के लिए। और अगर फिर भी नहीं कर रहा, जैसे आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी 354 केस जो रजिस्टर्ड हैं वो है। अब लड़की और जो हमारे सामने आते हैं वो तो कोई केस दर्ज ही नहीं होते पुलिस के। अभी बाराबंकी में सिर्फ टूथपेस्ट के लेकर के झंझट हुई, झगड़ा हुआ टूथपेस्ट को लेकर और तलाक हो गया। थाने में जाके रिपोर्ट ही नहीं हुई। जब बीच में पड़े एएसपी साहब तब उन्हीं ने किया। तो टूथपेस्ट को लेकर के जो झगड़े हो रहे हैं तलाक दे दिया, तो इसका कहाँ रजिस्टर हुआ? ऐसे तो सैकड़ों हैं जिनका रजिस्टर ही नहीं है केस। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी तलाक हो रहे हैं। ना इनको इस्लाम का डर है, ना कानून का डर है, ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के। लेकिन शाइस्ता जी इसमें एक बात तो ये भी है ना कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 354 केस आपको आधिकारिक तौर पर आपको दिखे ऐसे, और कई केसेस तो मामले रजिस्टर हो ही नहीं पाते हैं, तो उनकी भी संख्या बहुत सारी होंगी। तो सवाल यह है कि जब तक कोई सख्त कानून नहीं बनेगा तब तक तो डर का आभास हो ही नहीं पाएगा ना। जी मैं मानती हूँ, मैं इसको 100% मानती हूँ। बस ये सोचती हूँ कि कभी कभी महिलाएं जाने अनजाने में भूल से, कभी कभी किसी के भटकाने में, कभी कभी परिवार के भड़काने पर, गुमराह करने पर, कभी कभी पति बेचारा परेशान हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा भी तो मानवता रखते हुए ऐसा कानून बने कि कहीं वाकई में बेगुनाह मजलूम पति न परेशान हो जाए। नहीं, बात सही है। आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि कई बार लोग इसका बेजा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो उसका एक क्रॉस चेक होना चाहिए कि भाई कोई उसका गलत इस्तेमाल ना करे, चाहे कोई भी पक्ष हो। जी ये हर समाज में बुरे आदमी है, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की बात ही नहीं है। यहाँ पे पत्नी भी कभी कभी ये दूसरों के भड़काने पे या गलत तरीके से या जाने अनजाने में वो नुकसान कर जाती है, उसके बाद जब बहुत बड़ी घटना हो जाती है। तो इसलिए ऐसा कानून सख्त बने कि अगर पत्नी भी गलत है तो पत्नी को भी 2 सजा होनी चाहिए। इससे तो स्वाभिमानी पति तो मर जाएगा जीते जी। लेकिन इस बिल में क्या ऐसा कुछ है? जी ऐसा पत्नी को लेकर के नहीं है। यही मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा था कि किसी वक्त कभी कभी हमारी बहनें जाने अनजाने में कोई भूल कर देती है तो स्वाभिमानी और तो वो तो जीते जी मर जाएगा। वो तो सिर्फ एक बार उसके दरवाजे पे पुलिस आई और वो शरीफ शौहर, तो वो अपने आप पूरे खानदान में अपने शर्मदिल से मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। बिल्कुल आपकी भावना सहमत हूँ मैं, ये बात आप सही कह रही हैं। जी तो हम लोग जिम्मेदार लोग हैं, आप और हम लोग जिम्मेदार समाज के लोग हैं। हमें दोनों पक्षों की भावनाओं और मनोवैज्ञानिक तरीके से देखना चाहिए कि समाज में सिर्फ एक पक्ष बुरा नहीं होता, कभी कभी गलतियां दूसरे पक्ष की तरफ से भी हो जाती हैं और बाद में भी पछताना पड़ता है। और कोई माँ अपने बेटे को खो दे, कोई बच्चा अपने पिता को खो दे। बिल्कुल, आपका बहुत धन्यवाद शाइस्ता जी हमसे बात करने के लिए और अपनी पार्टी की ओर से अहम राय, बोर्ड की ओर से अहम राय रखने के लिए, और हमारी शुभकामना आपकी इस संघर्ष को लेकर। तो डॉक्टर संजय कुमार, ये राय तो बहुत साफ साफ बन रही है। मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेसिडेंट है शाइस्ता अंबर, जिन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हाँ कानून बनना चाहिए, सख्त बनना चाहिए, पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सबको उसमें न्याय मिले। रखी उन्होंने कहा कि जो एक सामाजिक पक्ष है जी, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो,
कानून ठीक है, एक अपनी जगह है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसके निर्देश आते रहेंगे, एक्ट का पालन होते रहेगा, लेकिन लोग रहते कहां हैं? समाज में ही। तो एक समाज का भी जो ताना बाना है उसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए, जिसकी वो चर्चा कर रही थी कि ठीक है, अगर एक्ट बन गया, उसके लिए पनिशमेंट तय कर दी गई, और किसी के बहकावे में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो पति तो बेचारा पूरा जीवन पीड़ित रहेगा। तो उसमें का उसका भी थोड़ा ध्यान रखा जाना चाहिए कानून बनाते वक्त, कि ऐसा भी कोई कानून ना हो कि कोई महिला जाती है और बस कंप्लेन कर देती है और वो कानून उसके ऊपर लागू हो जाए। एक पक्ष। दूसरा पक्ष वो कह रही है कि कानून भी जो बने उसमें इतनी भी सख्ती ना हो कि वह पूरा परिवार ही टूट जाए। ठीक है, कोई चीजों को लेकर के कभी कभी इतना आक्रोश आ जाता है, जिसकी चर्चा वो टूथपेस्ट वाली घटना से कर रही थी, कि बहुत छोटी छोटी बात को लेकर के पति पत्नी के बीच में जो तनाव होता है और वो सिचुएशन आता है, तो ऐसा भी नहीं हो जाए कि बात पूरे जिंदगी के लिए बिगड़ जाए। ऐसी भी गुंजाइश रखी जाए कि कभी दोनों फिर साथ आना चाहते हो। लेकिन सर इतना भी नरम ना हो जाए कि लोगों को फर्क ही ना पड़े इस कानून से, और इतनी सख्त सजा दे दी जाएगी पत्नी को या पति को, तो फिर तो मतलब इसकी गुंजाइश होनी चाहिए। नहीं ठीक है, तो मैं कहता हूं कि पॉलिटिकल पावर और पॉलिटिकल बिल की जरूरत है, लेकिन थोड़ा सोशल प्रोस्पेक्टिव को भी दिमाग में रखना होगा। और क्या फर्क पड़ता है अगर थोड़ा इस्लामिक स्कॉलर के साथ इंटरेक्शन हो जाए, उनके साथ थोड़ी बात हो जाए, लॉ से भी बात हो कि लॉ क्या परमिट करता है, और थोड़ा सरिया को भी समझ लिया जाए। और अगर कोई पार्टी ये कहती है कि ठीक है ये बिल पास हो, लेकिन थोड़ा दोनों का कोऑर्डिनेशन, यहां में थोड़ा सा मैं इससे सहमत हूं। डॉक्टर साहब क्या है, यहां थोड़ा मेरा व्यक्तिगत हो सकता है, गलत हो सकता हूं, मेरे विचार थोड़ा भिन्न है। जो चीज गैर इस्लामिक है वो तो गैर इस्लामिक है, उसमें डिबेट हम कहां से करें इस्लामिक स्कॉलर के साथ? वो तो मानते ही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कुरान इसकी इजाजत नहीं देता है, तो फिर इस पर क्या डिबेट हो? डिबेट तब ना हो जबकि आप किसी एक चीज में संशोधन कर रहे हो, उसमें आपकी एक राय बनती है। मैं डिबेट की बात नहीं कर रहा हूं, तो फिर मैं डिबेट की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर इस्लामिक स्कॉलर जो इसके विरोध में है कि कुरान भी इसका ये करता है, 20 इस्लामिक कंट्री भी इसके खिलाफ में कानून ऑलरेडी बना चुका है, तो एक उनकी राय शुमारी के तौर पर ही अगर रखा जाए तो क्या बुरा है? संजय जी मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर क्या ये फैक्ट है कि कुरान ने इसको तलाकुल बिद्दत कहा है और इसको गलत कहा है, तो इसमें किसी की राय लेने की आवश्यकता क्या है? लेकिन जो इस बिल में पेनलाइज करने की बात कही गई है, दंड देने की बात कही गई है, उस पर तो एक चर्चा जरूरी है। उस समाज की सहमति आवश्यक है। आप जिस समाज के लिए कानून बना रहे हैं वही समाज आपको अस्वीकार कर रहा है उस कानून को, फिर उस कानून का क्या औचित्य है? दूसरी चीज, मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि 498 के मुद्दे, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को माना, और हम सब मानते हैं कि 498 के जो सेक्शन है इंडियन पेनल कोड, उसके मिसयूज हुए हैं और हो भी रहे हैं। अगर इस बात को कौन साबित करेगा? अगर कोई विमेन, अभी शाइस्ता अंबर जी ने जो आशंका व्यक्त की वो निराधार नहीं है, वो बिल्कुल आशंका जायज है और इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। इस बिल को लाने से पहले अगर कोई विमेन विक्टिम अगर जाकर के कहती है कि मुझे 3 तलाक दे दिया गया, और अगर वो शौहर नहीं दिया है, कौन इसको तय करेगा? एक बताइए, कौन तय करेगा? वो तो बेचारा 2 बजे 3 साल जेल के पीछे जाएगा। उसके बच्चे का मेंटेनेंस क्या होगा? उसकी परवरिश कैसी होगी? उसकी शिक्षा कैसे होगा? उसकी तालीम कैसी होगी? इसमें एक तर्क ये भी पहले संजय जी ऐसा है ना, एक आम सहमति बनानी चाहिए थी इन बिटवीन द सो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज और समाज के लोगों की। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन इसमें जब मजिस्ट्रेट के सामने चीजें आएंगी तो जाहिर सी बात है, जिस शौहर पर यह आरोप लगाया गया होगा वो शौहर बोलेगा ना कि भाई हमने तो 3 तलाक दिया ही नहीं, ये तो बिला वजह इसको इशू बना रही है, उसी वक्त खारिज हो जाएगा। आप ये क्यों नहीं सोच रही हैं? बेजा इस्तेमाल तब ना करे जबकि वो एक्सेप्ट करे, जब हमने कुछ कहा ही नहीं और सामने वाला यदि कह दे कि हमने ऐसा कहा है। सीआरपीसी के संजय जी प्लीज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के प्रोसीजर को समझना होगा संजय जी। समझाइए ना डिस्कशन से पहले व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ द क्रिमिनल सीआरपीसी। जो एलिगेशन मेड आउट करता है ना इंडियन एविडेंस एक्ट में, उसको साबित करना है कि ये हुआ है कि नहीं, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर जाता है। ठीक कह रही हैं,
लेकिन संजय जी, इस चीज को समझना होगा। समझिए ना, एक बार बताइए कि एक तो जिस तरह से निकाह के वक्त विटनेस की आवश्यकता होती है, जी। वैसे ही तलाक देते समय भी विटनेस की आवश्यकता होती है, मुझसे बेहतर आप जानती हैं। तो जहां कोई विटनेस ही नहीं है, जहां पति और पत्नी है, तो वहां पर तो एक आरोपी लगा रहा है, दूसरा बोलेगा कि नहीं हमने ऐसा कहा ही नहीं है। तो क्या इस मामले में इतनी नरमी तो बरती ही जाएगी ना कि इसको उसी तरीके से क्रिमिनल मर्डर के तौर पर देखा जाएगा। हम सब कंफ्यूज है इस चीज को लेकर के। नहीं, आपने दो बातें कही। पहली बात आपकी थी कि एट द टाइम ऑफ द डिवोर्स इफ हस्बैंड जो प्रोनाउंस करता है तलाक को, तो वहां गवाह होना चाहिए। तो जब ट्रिपल तलाक वैलिड है ही नहीं, दैट इज द इनवैलिड, गवाह की बात ही कहां रहेगी, तो उस पर हमको जाना ही नहीं है। अब है कि एक बार प्रोनाउंस करता है तो वो विमेन कहती कि इसने प्रोनाउंस किया, और जिस तरह से मेडिएशन और रिकंसिलेशन कोर्ट में होता है ना, वही कुरान में तरीका दिया गया है कि जो शादी के टाइम में रिश्तेदार, परिवार, समाज के लोग थे, वो बैठेंगे और इसको सुलह समझौता कराएंगे। अगर समझौता हो गया तो जो एक प्रोनाउंस हुआ है वो खत्म हो गया। तो वो सारी चीजें जो हमारे कोर्ट का प्रोसेस है, वही प्रोसेस को कुरान में भी वही प्रोसेस है। और डिवोर्स की तो अपनी फिलॉसफी है, उसी फिलॉसफी के कारण इंडियन लॉ ने भी उसको अडॉप्ट किया, इंसर्ट किया कानून में, इंसर्ट किया उसको। तो डिवोर्स जो है ये जो है तरीका है हमारे न्यायालय का, वही तरीका कुरान में भी है। अच्छा, इसके तहत दूसरे महीने में दूसरा प्रोनाउंस करेंगे तो फिर वहां पे समझौता होगा, मध्यस्थता होगा। लेकिन एक बार बताइए, मैं आप ही से, चूंकि आप तो दिक्कत संजय जी क्या है ना, अंजुम जी, मैं आपके पास ज्यादा वक्त दे रहा हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं। जो कुरानिक वे हम नहीं अमल कर पा रहे हैं। मुझे ये बताइए ना कि क्योंकि मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप कानून को जानती हैं, आप अधिवक्ता भी हैं, तो आप बेहतर बता पाएंगी, क्योंकि हम लोगों के पास उतने ज्ञान नहीं है। इसमें अपराधीकरण यदि माना गया है तो इसमें किस तरह का अपराधीकरण माना गया है? देखिए, इसको अपराधीकरण जो तलाकुल बिद्दत हुए है उसको मतलब क्रिमिनल ऑफेंस में उसको कभी नहीं लाया जा सकता है। जब तीन को जो उमर किसी उन्होंने नाम दिया किसी हजरत उमर का कि उन्होंने 100 कोड़े लगाने का आदेश दिया था जी, तो वो गैर कुरानिक था, वो कुरान के अनुसार नहीं था, इसलिए 100 कोड़े लगा करके उसको छोड़ने का आदेश दिया गया था। वो इसलिए उसको पेनलाइज इस तरह से किया गया था कि उस महिला का जो अधिकार है वो कर्टेल नहीं हो, उस महिला का जो भरण पोषण है वो कर्टेल नहीं हो, और वो जो डिवोर्स था वो डिवोर्स जो है इनवैलिड हुआ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पेनलाइज अगर करने की बात करते हैं तो पेनलाइज ऐसा मत करे कि उस महिला की जिंदगी वो दुभर हो जाए। वो कैसे उस महिला की जिंदगी तो वैसे ही दुभर कर दी ना आपने, जब 3 तलाक कह दिया तो होगा कैसे भरण पोषण। 3 साल के लिए वो किसके भरोसे रहेगी, इसकी भी व्यवस्था उस बिल में होनी चाहिए। मुझे ये बताइए, वो महिला और उसके बच्चे किसके भरोसे मेंटेनेंस में रहेंगे, इसकी भी चर्चा उस बिल में होनी चाहिए। राम भरोसे छोड़ देंगे आप उसको? ठीक कह रही हैं, आप ठीक कह रही हैं। मैं इसीलिए आपसे जानना चाह रहा हूं कि 100 मेनी लैकुना है संजय जी, मेरे हिसाब से 100 मेनी लैकुना है उस बिल में। एक आम सहमति बनानी होगी सभी दलों के साथ, समाज के लोगों की सहमति बनानी होगी। मेरे हिसाब से लगता है तब जाकर के हम कहेंगे कि हम न्याय कर पाए मुस्लिम महिलाओं के साथ। ठीक, कुछ एक खबर देख लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 3 तलाक के बिल पर जेडीयू ने वोटिंग के दौरान सदन से वॉकआउट करने का फैसला किया है। बिल के प्रावधानों से खफा जेडीयू ने बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग की, लगभग कांग्रेस जैसी मांग है। अब जेडीयू के 6 सदस्यों ने इस बिल की वोटिंग के समय सदन से बाहर रहने का मन बना लिया है। दरअसल 3 तलाक बिल मोदी सरकार के लिए गले की हड्डी बनी हुई है। 3 बार लोकसभा से बार पास कराने के बाद भी ये बिल राज्यसभा में अटक रहा है। इस बार भी बिल राज्यसभा से पास हो पाएगा, इसमें संदेह है, और इसकी वजह है राज्यसभा में नंबर गेम। 245 सदस्यीय राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा 123 है और जेडीयू समेत एनडीए के पास 117 सदस्य, यानी बहुमत से 6 कम। उधर विपक्ष की करीब 14 पार्टियां पहले से ही आरटीआई के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और उनकी सदस्य संख्या 111 तक है। विपक्ष का भी मानना है कि मौजूदा बिल के कई प्रावधान पर ठीक से चर्चा नहीं की गई है। ऐसे में मोदी सरकार के लिए एक बार फिर राज्यसभा से 3 तलाक का बिल पास करा पाना मुश्किल लगता है।
पीडीपी ने भी इस बिल का विरोध किया है। उसका कहना है कि कुरान जो कहेगा उसे वो मानेंगे। हमारे सहयोगी प्रभाकर ने पीडीपी राज्यसभा सांसद नजीर अहमद से खास बातचीत की। 3 तलाक बिल को आज सरकार पेश करने जा रही है, पहले लोकसभा में पेश करेगी। कई राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही। पीडीपी से आप सांसद है, पीडीपी का क्या रुख रहेगा? महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा है 3 तलाक बिल को लेकर? उन्होंने क्या कहा वो तो आपने सुना ही होगा, लेकिन जहां हमारा है हम बिल्कुल इसके विरोध में हैं। ये बिल्कुल अगर सरकार को इतनी ही जल्दी है तो बाकी मुसलमान औरतों के बहुत सारे प्रॉब्लम है, उस पर ध्यान दें। 3 तलाक के मामले सरकार का कहना है बढ़ते जा रही है, हम चाहते हैं मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ मिले इसलिए ला रहे हैं। मैं अपने स्टेट की बात कहूंगा, वहाँ इतनी महिलाएं हैं जो बहुत विडोज है। एक गांव है मेरा दर्दपुरा उसका नाम है, जहाँ 400 लोग बने हैं। उनकी जो बीवी है, बेवा है, यतीम बच्चे हैं। सरकार उनकी फिक्र करे पहले। मतलब अन्य जो समस्या उसको ध्यान नहीं दे रही सरकार और 3 तलाक को मुद्दा बना। बिल्कुल सही बात है। हम इसके विरोध में हैं और हमें जो अपना कुरान कहेगा हम वही करेंगे। बिल्कुल, तो ये पीडीपी के सांसद हैं जो साफ तौर से कह रहे हैं कि हम इसका विरोध करेंगे 3 तलाक बिल का, और जो कुरान कहेगा उसी को मानेंगे। इस समय दिल्ली से कैमरामैन ललन के साथ प्रभाकर कुमार। कुरान जो कहेगा हम मानेंगे, तो फिर तो 3 तलाक की नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी, जो एक बार में दी जाती है। बहरहाल बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि 3 तलाक बिल का जो विरोध कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने उनसे भी खास बातचीत की। 3 तलाक का बिल का विरोध कर रही है राजनीतिक पार्टियां, उसमें जेडीयू का भी नाम है। सुब्रमण्यम स्वामी जी इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि राज्यसभा में बहुमत नहीं है? तो क्या फर्क पड़ता है, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। हमने वायदा किया था हम ये लाएंगे, किसी और को हिम्मत नहीं हुई तो हम करते रहेंगे जब तक हम इस बिल को नहीं पास करेंगे। आपको उम्मीद है इस बार पास हो जाएगा ये बिल? उम्मीद का सवाल नहीं है, हम तो योद्धा हैं, हम मैदान में उतरे हैं। जब तक हम जीत नहीं मिलेगी जब तक उतरते रहेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं की इतनी चिंता बीजेपी क्यों कर रही है? क्योंकि हम समझते हैं और कोई नहीं कर सकता। बाकी सब लोग मुल्ला के चापलूस हैं, टट्टू हैं, तो इसीलिए हम ही कर सकते हैं मुस्लिम महिला का। और उन्होंने हमारे इलेक्शन में भी बहुत साथ दिया, तो इसीलिए हम तो करते रहेंगे जब तक ये नहीं होगा। बिल्कुल, तो 3 तलाक का बिल हर हाल में पास होगा। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको भी इंसाफ मिले, और हमारी कोशिश होगी। इस बार भी हम योद्धा हैं, हम मुस्लिम महिलाओं ने साथ दिया है चुनाव में, और हम चाहेंगे कि इसी बार ये बिल पास हो। इस समय दिल्ली से कैमरामैन ललन के साथ प्रभाकर कुमार। आइए कुछ और प्रतिक्रियाओं को सुनते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारी पार्टी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि 1 गो में ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए, और उसने पुराने वर्षन को कोट किया था, तो उसको स्वागत किया गया था। अब बिल कैसा हो, परेशानी के लिए बिल बने या सहयोग के लिए देखिए, मैं समझ सकता हूं कि ये एक मौका है अपोजिशन पार्टीज को, सरकार को सपोर्ट करें। पुरानी गलतियां हुआ है और इस समुदाय को कि महिलाओं को बचाने के लिए एक अच्छा मौका है। गलतियां होता है, लेकिन ये मौका हर बार नहीं आ सकता, और ये मौका को इस्तेमाल कर इस बिल को पास करें, अच्छा रहेगा। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब की राय भी सुन लेते हैं। आप शौहर को गिरफ्तार करेंगे, जेल में डालेंगे। जेल में डालने के बाद क्या कोई शौहर जेल में बैठकर मेंटेनेंस देगा? अच्छा, फिर अगर कोर्ट ने फैसला लिया कि उसको हम 3 साल की सजा दे देते हैं, तो क्यों वो औरत 3 साल तक उस शादी में रहे? ये औरतों पर जुल्म नहीं है? 3 तलाक पर जेडीयू का विरोध सामने आया है, लेकिन जेडीयू का कई मामलों पर स्टैंड बार बार यही साबित करता है कि वो बीजेपी से दूर दूर पास पास वाली रणनीति पर चल रही है। जैसे पश्चिम बंगाल का मामला लीजिए, जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने बाकायदा टीएमसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और आने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वो बतौर रणनीतिकार ममता बनर्जी के लिए काम भी करेंगे। जाहिर है, बीजेपी की धुर विरोधी ममता बनर्जी के लिए पीके का काम करना तब तक संभव नहीं था जब तक कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार उनको इसकी अनुमति नहीं देते। मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी को जगह नहीं मिली, ये आपको पता ही है। हाल के दिनों में जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने एक दूसरे पर जुबानी हमले किए गए।
बीजेपी एमएलसी सच्चिदानंद राय ने तो सीएम नीतीश कुमार की नीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। वहीं जेडीयू नेता संजय सिंह ने तो सच्चिदानंद राय को यहां तक कह डाला कि आसमान पर थूकने वालों का अंजाम आपको पता होगा। यह भी सवाल है कि अब तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सामने नहीं आया है, बावजूद इसके कि दोनों ही दल सरकार में साथ हैं। चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने कई सभाओं में पीएम मोदी के नाम पर वोट मांगे थे। हालांकि पहले 2 चरण में खुद के लिए काम पर वोट मांगा तो जनता का समर्थन नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने बीच चुनाव में ही रणनीति बदल ली थी। इसी तरह बीजेपी के हिंदूवादी चेहरा गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के सामने हिंदुत्व के नारे लगाए और नीतीश कुमार तब खामोश रहे थे। साथ हैं लेकिन अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग आप लोग चल रही है अंजुम आरा जी, और फिर किस तरह का तालमेल बैठ पा रहा है आपस में? देखिए संजय जी, साथ है ये जिन अलग अलग मुद्दों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो 1996 में ही आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब सरकार बन गई और एनडीए का गठन हुआ था तो नेशनल एजेंडा ऑफ गवर्नेंस था। उसमें जो भी विवादास्पद इशू थे, डिस्प्यूटेड जो इश्यूज थे, जैसा मैंने पूर्व में भी कहा था कि आर्टिकल 370, 35A, बाबरी मस्जिद का जो मामला था कि कोर्ट से डिसाइड होगा, ट्रिपल तलाक जो अभी ये हो अभी ये है, तो ये इशू पे तो हम 96 से ही हमारा डिफरेंसेस रहा है और हमारे अपने एजेंडे रहे हैं और आज भी हम उस पर कायम हैं। और फिर हम एनडीए के पार्ट मान लीजिए राज्यसभा में अपने जो डिफरेंसेस थे जिन मुद्दों पे, उसके साथ ही हम फिर एनडीए के पार्ट बने। राज्यसभा में जब वोटिंग का वक्त आएगा तो आपकी पार्टी फिर आज भी कायम हूं उस पे हम, तो आपकी पार्टी बहिष्कार करेगी, ना कि इस बिल के खिलाफ वोट करेगी, आप ये कहना चाह रही हैं? संजय जी देखिए, अब इसका इंटरप्रिटेशन बैठ के किया जाए कि समर्थन बहिष्कार करने को हम क्या कहेंगे, विरोध कहेंगे या समर्थन कहेंगे? नीतियां अलग अलग है ना, अलग अलग बहिष्कार का क्या तात्पर्य होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बहिष्कार? इसका इंटरप्रिटेशन फिर कर लिया जाए ना, वो तो आप लोग बताएंगे कि हम उसके साथ नहीं है। ठीक। मधु मंजरी जी, हालांकि कुछ बात तो है जिस पर गौर करने की आवश्यकता जरूर है कि नेक नियत से भी यदि हम कोई चीज ला रहे हैं तो उसके भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए और क्या क्या संभावित दिक्कतें आ सकती है उस पर भी गौर करते हुए ही हमें कोई फैसला करना चाहिए। तो कुछ बातें विपक्ष की भी तो सही लग ही रही है, लेकिन इसको बहुत देरी हो गई है, इसको आना ही चाहिए। कोई भी जो सामाजिक कुरीति होता है, अगर उसमें बदलाव जब करते हैं तो कुछ लोग उसके विपक्ष में, कुछ लोग पक्ष में बोलते हैं, लेकिन कोई भी कानून या कोई भी कुछ भी बनेगा अगर उसमें कुछ कड़ा नियम नहीं लगाएंगे तो उस पर आप अमल नहीं कर पाएंगे। किसी भी चीज को ले, जैसे कभी हम लोगों ने बोला कि शराबबंदी को लेकर के भी कड़ा नियम लगाया गया, किसी पे थोड़ा सा डर उसमें होना चाहिए लोगों के बीच में। और जहां तक की बात है कि जो बंद कमरे में तलाक बोल दिए तो उस चीज का तो प्रावधान ही नहीं है जिस तरह से आप बोल रहे हैं। दूसरी चीज की अगर जब तलाक की बात बोलते हैं, आज आप बोल रहे हो कि तलाक के बाद अगर उसके पति को 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, 3 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, तो उनका भरण मतलब कौन करेगा, उनका भरपाई कौन देगा? लेकिन अगर इस वजह से जब कोई क्राइम करता है, किसी चीज को आप क्राइम में ले आते हो तो उसका तो आपको उसके लिए करना पड़ेगा ना कि उसका जब किसी ने क्राइम किया है वो क्राइम ना हो, उसके लिए कोई कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई मतलब उसको देखना भी होगा कि उसके किस हिसाब से सही इस्तेमाल हो। 1 मिनट, दूसरी चीज का जिस तरह से आप 3 तलाक करते हैं उसके बाद आपने वापस बोला कि 3 साल तक कहां रहे, मतलब कौन उनका भरण पतना उठाएगा? आप ये बताइए कि 3 तलाक जो आपका भी चल रहा था उसके बाद कोई पत्नी चाह रही कि फिर से वापस उस पति के पास आए और उसके बीच का जो प्रावधान है कि वो दूसरे मर्द के साथ वो शादी करेगी, फिर वहां से उसके साथ समय बिताएगी, उसके बाद फिर वापस वहां आएगी, तो ये कहां ना किसके साथ शोषण हो रहा है? कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके जो पुरानी कुरीतियां इसलिए है क्योंकि महिलाओं को ही शोषित करती है। आप ये देखिए ना कि अगर 3 तलाक नहीं होता, जिस तरह जो आपका यहाँ प्रावधान है उसमें महिलाओं का ही शोषण होता है, उस समय बच्चों का शोषण होता है, उसमें महिलाओं का शोषण होता है, तो उसमें न कुछ तो करना ही पड़ेगा और ये नियम बनना चाहिए। महिलाओं के अधिकार की बात जरूर लगती है, महिलाओं के अधिकार की जब बात होती है। मैं समझ गया। डॉक्टर संजय कुमार, दरअसल आपकी राय इसमें लेना मैं चाहूंगा कि एक बात थोड़ी मन को खटकती जरूर है।
एक तरफ हम सब कहते हैं कि हम नागरिक एक हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि हम सब भारतीय संविधान को मानते हैं, और वहीं दूसरी तरफ अलग अलग मुद्दों पर कभी संविधान का हवाला देते हैं तो कभी हम अपने धर्म ग्रंथों का हवाला दे देते हैं। ये विरोधाभास पंथनिरपेक्ष राष्ट्र में यदि है तो देश के नागरिक फिर एक कैसे हैं? नहीं, मैं शुरू में भी इसको कहा था कि चूंकि दोनों को एक साथ जब आप जोड़ेंगे तो चीजें नहीं निकल पाएगी। ये देश तो संविधान के तहत चलेगा, लोगों को जो भी यहाँ कानून है, लॉ है, उसको मानना पड़ेगा। लेकिन वहां पे रह गई बात, लॉ बनाने के समय जो चीजें हैं वो डिस्कस की जानी चाहिए कि भाई अगर कोई बात होती है, मान लिया कि ये बिल जो है एक्ट बन जाता है या लॉ के तौर पर ये परिणत हो जाता है, तो जहां पर एक एप्रीहेंशन है, ये इसको दूर किया जाना चाहिए कि भाई अगर कोई महिला अपने पति के खिलाफ आरोप लगाती है तो वो आरोप सही है? ठीक बात है कि उस पति को ही सफाई देना होगा कि हमने इस तरह की कोई बात नहीं की, उसके लिए एविडेंस उनको पेश करना होगा। महिला तो आरोप लगा देगी, उनको 3 साल की सजा मिल जाएगी या जो भी होगा। थोड़ा इसको भी विचार करने की जरूरत है। सर देखिए, अदालत एक महत्वपूर्ण बात जो डिस्कशन में मैं बार बार पार्लियामेंट में देख रहा हूं कि अगर कोई पति जिस समय, ठीक है उनको सजा हो जाती है, ये 3 तलाक का जो बिल आएगा और ये एक्ट बनेगा और ये लॉ बनेगा और इसका वो खिलाफ में जाएंगे, तो उस समय इसकी भी बात हो जानी चाहिए कि उनके बच्चों का, उस बीवी का भरण पोषण की क्या व्यवस्था होगी जब वो उसका पति जेल में होगा। बहुत ऐसे कपल होंगे जो केवल पति पत्नी बच्चे होंगे। पति को ठीक है उन्होंने क्राइम ही किया, लॉ तोड़ा और उनको जेल में डाल दिया गया, वो बच्चे और वो बेवा, वो उसके लिए भी कोई प्रावधान है या नहीं है कि वो 3 साल तक, जब तक, या पति जब जेल से आएंगे तो उसके बाद उनके भरण पोषण के लिए क्या करेंगे? इट शुड बी इंटरप्रेटेड, ये भी इंटरप्रिटेशन में जाना चाहिए। ठीक है बिल आए, और सही बात है कि जब कुरान इसको नहीं मानता है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, एक बार बताइए मुझे, तो अगर थोड़ी बात जहां एप्रीहेंशन है, मैं बहुत छोटा सा देखिए, अगर वो एप्रीहेंशन कई तरह की चीजें पर होती है साहब। देखिए चूंकि एक इशू है, इस पर हम इस तरह के एप्रीहेंशन की बात कर रहे हैं। एक आदमी, एक अकेला अर्निंग मेंबर होता है फैमिली का, आमतौर पर भारत में उसके ऊपर निर्भर करता है पूरा परिवार। मान लीजिए चाहे वो कोई भी जाति, धर्म और वर्ग का हो, यदि वो कोई क्राइम करता है या चोरी ही करता है या डकैती ही करता है या छिनतई का काम करता है और पकड़ा जाता है तो कानून उसको सजा देता है। उस वक्त कहां ये प्ली क्यों नहीं दिया जाता है कि भाई इसको आप यदि जेल में डाल देंगे तो इसके बाल बच्चे का क्या होगा, उसका भरण पोषण कौन करेगा? लेकिन यहां पर आप एक गैर कानूनी हरकत कर रहे हैं, यदि कर रहे हैं, तो उस वक्त आप भरण पोषण और इसकी बात कर रहे हैं। अरे भाई गलत तो गलत है, यदि उस गलत चीज के लिए एक सजा है तो इस गलत चीज के लिए भी एक सजा होनी चाहिए। मैं शुरू में एक चीज कहा था कि बिहार में जब ये शराब के विरोध में कानून बना था तो प्रावधान दिया गया था कि अगर आपके कमरे में भी शराब की बोतल मिलेगी और आप चाहे वहां न भी हो तो उसकी सजा आपको मिलेगी। ठीक बात है कि गलत गलत है और गलत की सजा को हम अलग अलग न करके देखें, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो पति और पत्नी का मामला है, जब एक टूथपेस्ट के लिए बात इतनी बिगड़ सकती है, चोरी के मामला अलग है और एक टूथपेस्ट के लिए पति गुस्से में आता है और अपनी पत्नी को 3 तलाक देता है, उसके बहुत सारी बातें कुछ भी मुद्दे पर बिगड़ जाती है, उसके बदले में जो है उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाए, इसकी गुंजाइश होनी चाहिए। संजय जी, ठीक कह रहे हैं। और कहना चाहूंगी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 5 सदस्यीय बेंच ने यह फैसला दिया था, थोड़ा सा 1 मिनट में सुन ले। 2 सदस्य ने कहा था कि ये अनकुरानिक है, एक बेंच ने कहा था कि ये कुरान में ऐसे प्रावधान नहीं है, और 2 सदस्य ने कहा था कि ये पर्सनल लॉ है, इट्स सेल्फ फंडामेंटल राइट। कॉन्स्टिट्यूशन की आपने बात कहा तो मैं थोड़ा आपको लेके जाऊंगी। पर्सनल लॉ बोर्ड इट्स सेल्फ फंडामेंटल राइट्स, तो देश के नागरिकों का फंडामेंटल राइट कर्टेल नहीं हो, और जब पर्सनल लॉ बोर्ड को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दो सदस्य ने कहा, उस बेंच के 2 ऑनरेबल मेंबर ने कहा
कि सेल्फ वो फंडामेंटल राइट, तो क्या इस बिल को लाने में उस फंडामेंटल राइट को ध्यान में नहीं रखना चाहिए था? उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए था, उनकी सहभागिता नहीं होनी चाहिए थी, उनका ओपिनियन नहीं चाहिए था? क्या है ना, बीजेपी की मेहमान इस वक्त है नहीं मौजूद। हमने याद जरूर किया था पिंकी कुमारी जी को, लेकिन अचानक एक मौके पर उन्होंने मैसेज दिया कि हमारी तबीयत खराब हो गई है, तो इसलिए वो नहीं आ पाई आज। तो हमको लगता है कि इसका जवाब बेहतर बीजेपी के ही नेत्री या नेता देंगे। अब हम तो सिर्फ आपकी बात को सुन रहे हैं और ये मैसेज जो व्यवस्था सुन रही है उनको हम दे भी रहे हैं कि आप यदि इस बात को सुन रहे हैं तो इस पर गौर जरूर कीजिएगा। अब देखिए, संघ के जो विचारक हैं, एक बयान मैं उस पर भी सुना देता हूं। 3 तलाक मुद्दे पर आरएसएस विचारक और राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा से हमारे संवाददाता प्रभाकर कुमार ने बात की, उनके भी विचार सुन लेते हैं। 3 तलाक बिल का सरकार पेश कर रही है और उसको लेकर जो उनके सहयोगी दल है जेडीयू विरोध करे और भी कई राकेश सिन्हा जी, जेडीयू तो आपकी सहयोगी, वो विरोध करे, इसको कैसे देखते? देखिए, मैं किसी दल के आधार पर बात नहीं करता हूं। मैं इतना मानता हूं ट्रिपल तलाक बिल मुस्लिम महिलाओं को संवैधानिक अधिकार, सामाजिक सम्मान और पारिवारिक स्तर पर बराबरी दिलाने के लिए है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वे मध्ययुगीन सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं के साथ खड़े हैं और वे अप्रत्यक्ष रूप से तालिबानी समर्थकों के साथ खड़े हो रहे हैं। मुझे लगता है कि पंथ निरपेक्षता को मजबूत करने के लिए हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों को एक होकर इस बिल का समर्थन करना चाहिए। मुस्लिम जो कंट्री है वहां पर क्या इस तरह के कानून है या वहां नहीं है? देखिए, कई मुस्लिम देशों ने इस कानून में संशोधन किया है और शरीयत के आधार पर नहीं बल्कि संविधान के आधार पर महिलाओं को बराबरी दी है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी हुआ है, बांग्लादेश में हुआ है, अनेक अरब के देशों में हुआ है। लेकिन भारत में जो सर्व धर्म निरपेक्ष ताकतें हैं वो मुस्लिम समाज में गैर बराबरी को बनाए रखना चाहते हैं और यह वोट बैंक की राजनीति है। और जो लोग इस वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे और राज्यसभा में इस बिल का विरोध करेंगे, उन्हें तालिबानी समर्थक माना जाएगा, वे तालिबानी माने जाएंगे। बहरहाल राकेश सिन्हा के अपने विचार, मध्ययुगीन सोच की बात वो कह रहे हैं। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि गलत को सही करना चाहिए और सही को और सही तरीके से देखने की आवश्यकता भी है, और कहीं यदि कुछ चीजें रह जा रही हैं तो उस पर भी जरूर विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन एक बार में 3 तलाक वाकई दुखद है, इसको तो खत्म होने की आवश्यकता है ही। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों को। समय शिखर में इतना ही। नमस्कार।